विदेशी ऐप कंपनियों के बढ़ते किरायों और ड्राइवरों की घटती कमाई के बीच जयपुर के टैक्सी चालकों ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो लोकल फॉर वोकल की मिसाल बन सकता है। और अब ये ड्राइवर खुद अपना ऐप चलाएंगे, जहां ना सर्ज प्राइस होगा और ना ही कमीशन का बोझ। लेकिन इस लोकल ऐप को सड़क पर उतरने से पहले अब चाहिए सरकारी मंजूरी। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर समेत बड़े शहरों में ज्यादातर लोग टैक्सी ऐप के जरिए सफर करते हैं, लेकिन जब मौसम बदलता है या ट्रैफिक बढ़ता है तो किराया भी आसमान छूने लगता है। विदेशी कंपनियों की इसी मनमानी से निजात दिलाने के लिए जयपुर के 4000 से ज्यादा टैक्सी चालकों ने KTS नाम से ऐप तैयार किया है। सभी ड्राइवरों की जो समस्या आ रही थी, जो कस्टमरों की लगातार हमारी माताओं बहनों की भी बहुत सारी समस्या हमारे सामने आ रही थी, उनका हमने एक उपाय देखा जाए तो एक सॉल्यूशन इस तरह निकाला कि हमने खुद ने जयपुर की लोकल प्राइवेट कंपनी KTS कैब के नाम से जयपुर के अंदर लॉन्च की है, जो ट्रायल पर चल रही है और बहुत ही जल्द ऑपरेशनल हो जाएगी। हालांकि इस नई पहल के सामने अभी एक कानूनी अड़चन है। परिवहन विभाग का कहना है कि बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के कैब सर्विस संचालित नहीं की जा सकती। ये लाइसेंस केंद्र सरकार की मंजूरी से ही दिया जा सकता है और राज्यों को अभी नीति अपनाना बाकी है। अभी जो जयपुर में आप जिसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं लिया है। पहले उनको मुख्यालय से एग्रीगेटर का लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद में ही इनका संचालन संभव हो पाएगा। कि एग्रीगेटर पॉलिसी सेंटर की थी, स्टेट ने आज तक वो अडोप्ट नहीं की है। जिस दिन स्टेट इसको अडोप्ट कर लेगा उस दिन से किराया कंट्रोल होगा। तो ये मुख्यालय स्तर पर इस पर गहन चर्चा भी हो चुकी है। शायद वो कभी भी इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं और जिस दिन निर्णय लेंगे तो जयपुर की 40 लाख जनता को इससे फायदा होगा। फिलहाल KTS कैब ने बाकी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अब उन्हें एग्रीगेटर लाइसेंस का इंतजार है। अगर ये लाइसेंस मिल जाता है तो ये मॉडल पूरे देश में निजी कंपनियों की मनमानी को चुनौती दे सकता है। अगर जयपुर में ये पहल सफल रही तो देश भर में टैक्सी ड्राइवरों के लिए ये एक मॉडल बन सकती है। अब देखना ये है कि KTS कैब को सरकारी हरी झंडी कब मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। आज बंद रहेगा खाटू श्याम जी मंदिर। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, रात 10 बजे बंद हुए मंदिर के पट। शाम 5 बजे बाद खोलेंगे मंदिर के पट। दिवाली की साफ सफाई के लिए मंदिर को बंद रखा गया है। तो अगर आप खाटू श्याम मंदिर जाने वाले हैं तो आज अपना कार्यक्रम रोक देना, क्योंकि आपको आज दर्शन नहीं हो पाएंगे। शाम को 5 बजे के बाद जो है वो मंदिर खोल दिए जाएंगे, लेकिन कल रात से बंद हो चुके हैं मंदिर के कपाट और आज रात तक बंद रहने वाले हैं। उसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। दरअसल दिवाली की साफ सफाई को लेकर ये फिलहाल फैसला लिया गया है कि कल रात 10 बजे बंद हुए मंदिर के कपाट और आज बंद रहेगा खाटू श्याम जी का दरबार। बिल्कुल, तो आज शाम 5 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आप भी खाटू श्याम जी दर्शन करने का कार्यक्रम बना रही हैं तो फिलहाल इस समय सारणी को ध्यान में रखें। दरअसल दिवाली की साफ सफाई के चलते आज खाटू श्याम जी मंदिर बंद रहेगा, वहां पर साफ सफाई होगी और उसके बाद शाम 5 बजे पट खुलेंगे। विदेशी ऐप कंपनियों के बढ़ते किरायों और ड्राइवरों की घटती कमाई के बीच जयपुर के टैक्सी चालकों ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो लोकल फॉर वोकल की मिसाल बन सकता है। और अब ये ड्राइवर खुद अपना ऐप चलाएंगे, जहां ना सर्ज प्राइस होगा और ना ही कमीशन का बोझ। लेकिन इस लोकल ऐप को सड़क पर उतरने से पहले अब चाहिए सरकारी मंजूरी। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर समेत बड़े शहरों में ज्यादातर लोग टैक्सी ऐप के जरिए सफर करते हैं, लेकिन जब मौसम बदलता है या ट्रैफिक बढ़ता है तो किराया भी आसमान छूने लगता है। विदेशी कंपनियों की इसी मनमानी से निजात दिलाने के लिए जयपुर के 4000 से ज्यादा टैक्सी चालकों ने KTS नाम से ऐप तैयार किया है। सभी ड्राइवरों की जो समस्या आ रही थी, जो कस्टमरों की लगातार हमारी माताओं बहनों की भी बहुत सारी समस्या हमारे सामने आ रही थी, उनका हमने एक उपाय देखा जाए तो एक सॉल्यूशन इस तरह निकाला कि हमने खुद ने जयपुर की लोकल प्राइवेट कंपनी KTS कैब के नाम से जयपुर के अंदर लॉन्च की है, जो ट्रायल पर चल रही है और बहुत ही जल्द ऑपरेशनल हो जाएगी। हालांकि इस नई पहल के सामने अभी एक कानूनी अड़चन है।
परिवहन विभाग का कहना है कि बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के कैब सर्विस संचालित नहीं की जा सकती। ये लाइसेंस केंद्र सरकार की मंजूरी से ही दिया जा सकता है और राज्यों को अभी नीति अपनाना बाकी है। अभी जो जयपुर में आप जिसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं लिया है। पहले उनको मुख्यालय से एग्रीगेटर का लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद में ही इनका संचालन संभव हो पाएगा। कि एग्रीगेटर पॉलिसी सेंटर की थी, स्टेट ने आज तक वो अडोप्ट नहीं की है। जिस दिन स्टेट इसको अडोप्ट कर लेगा उस दिन से किराया कंट्रोल होगा। तो ये मुख्यालय स्तर पर इस पर गहन चर्चा भी हो चुकी है। शायद वो कभी भी इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं और जिस दिन निर्णय लेंगे तो जयपुर की 40 लाख जनता को इससे फायदा होगा। फिलहाल केटीएस कैब ने बाकी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अब उन्हें एग्रीगेटर लाइसेंस का इंतजार है। अगर ये लाइसेंस मिल जाता है तो ये मॉडल पूरे देश में निजी कंपनियों की मनमानी को चुनौती दे सकता है। अगर जयपुर में ये पहल सफल रही तो देश भर में टैक्सी ड्राइवरों के लिए ये एक मॉडल बन सकती है। अब देखना ये है कि केटीएस कैब को सरकारी हरी झंडी कब मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। सूचना का अधिकार कानून के 20 साल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निशाना साधा, आरोप लगाया कि कानून को आज कमजोर करने की कोशिश की जा रही। बीजेपी पर हमला, सरकार पर तंज, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, मदन राठौड़ पर डोटासरा प्रहार। प्रदेश में बीजेपी सरकार को घेरने का कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ रही है। हर एक मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है। ऐसे में सूचना के अधिकार कानून के 20 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। बीजेपी के नेता मंत्री संतरियों की भी नहीं सुन रही और अफसर मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे, तो आम जनता के क्या हाल हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी हमारा संगठन सर्जन अभियान चल रहा है। वहीं इस दौरान डोटासरा ने सरकार पर सवाल उठाए और मदन राठौड़ पर हमला करते हुए कहा कि दिवाली तक पर्ची बदलने की चर्चाओं से साफ है कि बीजेपी चुनावी गणित को लेकर बेचैनी में है। यहाँ तो ठप पड़ा है सारा का सारा काम, कुछ हो ही नहीं रहा भाई साहब। जनता कह रही है ये सरकार है, सर्कस है, पता ही नहीं चल रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा। और हम नहीं कह रहे, आम जनता नहीं कह रही, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बीजेपी पर आरटीआई की उपयोगिता कम करने का आरोप लगाया। चुटकी लेते हुए कहा, कौन साफ था, किसने कब किसको निगला। वहाँ पे तो दिक्कत ये हो गई कि भाई ये तो मामला ही जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक पर्सनल प्रोग्राम था, इसलिए फिर भी उसको हसीनुमा माहौल के अंदर सब लोगों ने उसको सबब किया। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर आरटीआई कानून की आत्मा को कमजोर करने का आरोप लगाया और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। 2019 में संशोधन को निरस्त कर आयोग की स्वतंत्रता बहाल की जाए। डीपीडीपी अधिनियम की उन धाराओं में संशोधन किए जाए जो आरटीआई के जनहित उद्देश्य को कमजोर करती है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। आयोग के लिए कार्य निष्पादन मानक तय किए जाए। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और महिला प्रतिनिधियों को शामिल करें। कांग्रेस ने इस मौके पर साफ संदेश दिया कि आरटीआई कानून की रक्षा और सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकता है, जिससे हर नागरिक निडर होकर सवाल पूछ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिले में चल रही गतिविधियों के बीच बाड़मेर कांग्रेस में खुलकर गुटबाजी सामने आई है। रविवार को जिला संगठन को लेकर 2 समांतर बैठकें आयोजित होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बन गई। एक और बाड़मेर ब्लॉक कांग्रेस की ओर से आधिकारिक बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश से आए पार्टी पर्यवेक्षक मौजूद रहे, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में अलग बैठक कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि मेवाराम जैन का गुट अशोक गहलोत समर्थक का माना जाता है, जबकि ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में हरीश चौधरी समर्थक कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक रही है।
तो दोनों गुटों ने अपने अपने समर्थकों की उपस्थिति से शक्ति प्रदर्शन करते हुए आगामी जिला कांग्रेस अध्यक्ष के ट्रेन में अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश की है। देखिए, जो कुछ मतभेद जो विधानसभा चुनाव के समय में जो हो गए थे और जो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, नेताओं के साथ मिल रहे हैं, तो सबकी मंशा है कि ये आपसी जो टकराव है उसको समाप्त किया जाए। तो सबकी एक राय है, सब एक मंच में आने को तैयार भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं का दबाव है, क्योंकि जो विपरीत परिणाम जब आते हैं तो उसको भुगतना जो है वो आम कार्यकर्ता को पड़ता है, पब्लिक को पड़ता है। तो अब सबकी एक सहमति बन रही है और इसीलिए सब चाह भी रहे हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जो है एक सामंजस्यपूर्ण व्यक्ति जो बने, जो सबको लेकर चले और सब एकजुट होकर फिर काम करेंगे। सर, आज देखने को मिला कि एक आपके कांग्रेस की अधिकृत जो बैठक थी वो एक जगह पे थी, लेकिन दूसरी जगह और बैठक हुई। ये अपने आप में कहीं न कहीं फूट नजर नहीं आती? नहीं, हम लोगों ने पहले ही तय किया था कि चूँकि शहर और आपकी ग्रामीण कमेटी जो है दो अलग अलग है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी बैठक वहाँ पे कर ली जाए और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, उनसे मिलने का जो है वो क्या नाम से इस सर्किट हाउस में तय किया गया था। उसी के अनुसार ये बैठकें हुई हैं। तो वहीं पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की किताब के विमोचन के मौके पर प्रदेश की राजनीति के दिग्गजों ने सांप सीढ़ी के खेल के जरिए इशारों ही इशारों में उनके साथ हुए वाकये को बयां किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा है कि सतीश पूनिया और मेरे में बड़ी समानता है। हम दोनों को सांप सीढ़ी के सांप ने उस समय डसा जब हम 87 पर थे। बता दें कि पूनिया और राठौर 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। वहीं मदन राठौर ने अपने संबोधन में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप मुझे कैसे भूल गए। आप मेरे में बड़ी समानता है। आपको मुझे दोनों को सांप सीढ़ी ने उस सांप ने उस समय डसा जब 87 पर अपने थे। फिर मैं एक ही जिले से हूं। अब आपने पुस्तक लिखना चालू कर दिया तो मैंने भी कुछ आलेख लिखना चालू कर दिए। कि सांप सीढ़ी का खेल और उसमें मेल, ये जो इनका आपस का इन्होंने दो को ही गिनाया, आप मुझे कैसे भूल गए? सांप सीढ़ी का खेल आपको याद नहीं रहा। हमने भी समानता ही है। आदरणीय पूनिया जी, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, और इस राठौड़ को अलग मत करो।